क्लास के अंदर हमने बेसिकली मैटप्लॉप्स के ऊपर एक सिंपलिस्टिक यू कैन से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करके देखा था, जिसके अंदर हमारे पास 100% ऑफ द एक्यूरेसी आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने अपने खुद के प्लॉट्स बनाए थे जो बिल्कुल ही लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था और अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे थे। Today we are going to create artificial neural network on a real data set, which is basically earthquake data set here. अब earthquake data set को थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास earthquake data set किस तरीके से आ रहा है और कहाँ से हमने लिया है। बेसिकली मैंने earthquake data set उठाया है केगल के ऊपर से, तो आप केगल के ऊपर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं आपको ये यहाँ पर एयर4 शेयर पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब आप बात काम कर रहे होते हो कोलैब के ऊपर और अगर आप कोलैब में यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करते हो या कोई फाइल रखते हो, ये तब तक अवेलेबल है जब तक सेशन चल रहा है। सेशन एक्सपायर हो गया, काम खत्म। लेकिन अभी क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ, अगर आपको इसे परमानेंटली यूज करना है तो यू कैन कनेक्ट गूगल ड्राइव। आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो और अपना डेटा गूगल ड्राइव पर रखो और वो परमानेंटली स्टोर होता है और वो कहीं नहीं जाएगा। सेशन एक्सपायर हो, कुछ भी हो, वो डेटा वहीं पर रहेगा। ठीक है, बस ये है कि जब सेशन एक्सपायर हो जाए, आप जब दोबारा ऑन करो अपनी गूगल कोलैब की फाइल को, यानी नोटबुक फाइल आप गूगल कोलैब के ऊपर ओपन करो, तो वहां पर आपको वंस हर सेशन के बाद, मतलब एक दफा सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा सेशन आपने स्टार्ट किया, तो वंस आपने गूगल कोलैब को माउंट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो भी अभी देखते हैं। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। वार्निंग देखो, वार्निंग भी पढ़ोगे तो ये भी यही कहेगा, दिस रन टाइम फाइल विल बी डिलीटेड व्हेन द रन टाइम इज टर्मिनेटेड। ओके, सो वी हैव earthquake alert balance data here। ठीक है, मैं फिलहाल इसी में काम कर रहा हूँ। फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। फाइल आ गई। Let's import some required you can say modules here। जैसे कि मुझे numpy भी चाहिए, मुझे import pandas भी चाहिए। मैं दोबारा भी देता हूँ spd। इसके अलावा मुझे यहाँ पर चाहिए टेंसरफ्लो, तो मैं यहाँ पर import टेंसरफ्लो as tf import TensorFlow, from TensorFlow import keras, from TensorFlow.keras import layers। तो मुझे यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर import कर ली हैं। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। रिमेंबर, हमें layers में से dense भी चाहिए, ड्रॉप आउट भी चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर layers import कर दी है। तो मैं डायरेक्ट layers डॉट ड्रॉप आउट लिखूंगा तो मेरे पास ड्रॉप आउट भी आ जाएगा, layers डॉट dense भी लिखूंगा, dense भी मिल जाएगा, layers डॉट लीकी रेलो यूज करना हो, रेलो यूज करना हो, सॉफ्टमैक्स यूज करना हो, वो भी यूज कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली। लेकिन इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंसरफ्लो आपको डायरेक्ट सपोर्ट देता है एक्टिवेशन फंक्शंस की, तो हम वही यूज करेंगे। ये आपके पास सेपरेटली आते हैं, अगर आप चाहते हो सेपरेटली यूज करना तो ये सेपरेटली भी लेयर्स यूज की जा सकती हैं, लेकिन हम इसको सेपरेटली यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा हमें जो चाहिए स्टैंडर्ड स्केलर एंड वन हॉट इनकोडर। रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया वन हॉट इनकोडर किस तरीके से काम करता है, तो आज हम उसको भी अप्लाई करके देखते हैं कि वन हॉट इनकोडर यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर लेनी है हमारी फाइल को, और फाइल्स आर बेसिकली हियर। इसको जरा रन कर लूं। For my data frame, I am importing pd.read csv और यहाँ पर मुझे चाहिए हमारा earthquake वाली फाइल नहीं आई, .csv फाइल।
फाइल तो है। यार नेट का मसला है, एक मिनट। नेट का आई हैव ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर रीड कर ली है हमारी earthquake alert balance dataset dot csv। here let's see what does this dataset contains। now here you can see that हमारे पास यहाँ पर जो df है यानी आपका डेटा फ्रेम है, why it is taking that much time? it should not take। जीपीयू रैम मेरे पास कितनी, 15 जीबी, कौन सा इस्तेमाल हुआ हुआ है भाई? पैसे तो पड़े जा रहे हैं मेरे, और फाइल में जरा चलो कोई नहीं यार, इसको हेड जो सेशन में आपने बताया था रन टाइम का CPU T4 यूज करना था, वो थोड़ा सा रिपीट करें। T4 क्यों यूज करना था? मैं वो करके दिखाता हूँ। सिंपल है, आप रन टाइम में जाएं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज रन टाइम टाइप, और यहाँ से आप यूज कर लो T4। रन टाइम में जाएं, रन टाइम चेंज रन टाइम में जाएं, ओ ये रहा, और वहां से आपके पास T4 GPU मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप, ठीक है। Here you can see that we have, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, what we have, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास कितनी, here you can see that we have almost 1 2 3 4 5 and 6 features, जिसमें से 5 are X features and one is Y feature। Y feature आपके पास यहाँ पर क्या है? अलर्ट। अलर्ट में आपके पास अगर आप देखो तो अलर्ट के अंदर हमारे पास कितने, यू कैन से दैट डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, df डॉट अलर्ट dot unique, and in unique you can see that we have green, yellow, orange and red, and you know very well red का मतलब होता है कि भाई सबसे ज्यादा बड़ा earthquake आने वाला है, तो you need to evacuate, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा अपनी वन हॉट इनकोडिंग। Why one hot encoding is necessary here? Because जब आप सॉफ्टमैक्स यूज करते हो फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त वो वन हॉट इनकोडिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करोगे कि क्या हमें सबके ऊपर अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ वाई के ऊपर अप्लाई करना चाहिए? सिर्फ y के ऊपर अप्लाई होगा, तो उसके लिए आप सिंपली पहले x और y को अलग कर दें। तो x को हम यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से यूज करूं कि भाई df डॉट आई लोकेशन, और हमें क्या चाहिए, सारी रोज चाहिए, ठीक है, सारे कॉलम्स भी चाहिए, लेकिन -1 तक, क्योंकि आखिरी कॉलम मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरीके से अगर मुझे y चाहिए होगा तो y में मैंने क्या करना है, अगेन df डॉट आई लोकेशन, यहाँ पर हमने क्या करना है कि भाई आपने सारी रोज चाहिए आपको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लास्ट कॉलम चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 रख दिया। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर ग्रीन, येलो और व्हाट एवर इट इज, आपके पास एक कंप्लीट कॉलम आ चुका है अलर्ट, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर परफॉर्म करना है वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम योर sklearn। वन हॉट इनकोडिंग इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी टाइप का इनकोडिंग पैरामीटर या कोई भी इनकोडिंग मॉडल अगर आपको चाहिए होगा, आपको sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से मिल जाएगा। जैसे कि रिमेंबर लेबल इनकोडर, लेबल इनकोडर क्या कर रहा था कि आपके लेबल्स को इनकोड कर रहा था इनटू नंबर्स। मैं दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाता हूं कि लेबल इनकोडर क्या करेगा और वन हॉट इनकोडिंग क्या परफॉर्म करती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड देम, ठीक है। तो मैं ये चीजें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर वन हॉट इनकोडिंग, एंड आई नीड लेबल इनकोडर ऑल्सो, ठीक है। मुझे ये तीनों चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, मैंने इंपोर्ट कर दी हैं।
नाउ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेबल इनकोडर के थ्रू परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक इनकोडर बना लेता हूँ, इनकोडर, या इसको हम रखते हैं लेबल इनकोडर इक्वल्स टू जी डॉट मैप के थ्रू। तो वो तो लंबा प्रोसेस है ना, उसमें फिर आपको निकालना पड़ेगा, एक एक को खुद से प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेबल इनकोडर डायरेक्टली अप्लाई कर देता है, यही है, वो डायरेक्ट अप्लाई करता है तो वो खुद ही इसको रीड करेगा और खुद से उसको लेबल्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लेबल के इनकोडर का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पर लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ वाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हियर यू कैन सी दैट इसने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिया और उसे इनकोड कर दिया इनटू लेबल्स। नाउ यू नो वेरी वेल आपके पास टोटल कितने थे भाई, 4 आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज थी ना, लेबल्स थी, ग्रीन था, येलो था, ऑरेंज था और रेड था, यही था, नहीं ग्रीन था ना, ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, 4 आपके पास कैटेगरीज है। तो लेबल इनकोडर ने क्या किया, इसको लेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। बट आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे अप्लाई करनी है वन हॉट इनकोडिंग। और वन हॉट इनकोडिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है, फॉर वन हॉट इनकोडिंग what you need to do is to create an object for one hot encoder। तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ हमारा ऑब्जेक्ट वन हॉट encoder। इसको यार सेम मत रखिएगा, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ठीक है, वन हॉट एनकोडर के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं स्पार्स आउटपुट। इससे आपको फॉल्स करना पड़ेगा। अगर आप स्पार्स आउटपुट फॉल्स नहीं करते तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसको एरेज में कन्वर्ट करेगा और हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसको कॉलम्स के थ्रू ही चाहिए। तो हम इसमें स्पार्स आउटपुट को फॉल्स कर देंगे। आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, वन हॉट एनकोडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपने सिंपली वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है व्हिच इज बेसिकली फिट ट्रांसफॉर्म। तो लेट्स सी कि आपका वन हॉट एनकोडर किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करके देता है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास एक सिंपल सा एरर आ जाएगा। अब ये एरर क्यों आया है, बेसिकली हियर यू कैन सी दैट यहां पर जो आपके पास कंप्लीट वाई है, ये देखो आपके पास किस फॉर्मेट में है, क्या ये कोई एरे के फॉर्मेट में है, नहीं, ये कंप्लीट रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। हियर यू कैन सी दैट आपके पास, यानी ये एक डीएफ के फॉर्म में। हमें ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आप इसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके लिए आप इसको अप्लाई करोगे, रीशेप करोगे। ठीक है, रीशेप आप किस तरीके से करोगे, सिंपली y dot reshape, still it will say error. Why? Because data frame object does not have reshape parameter। तो उसके लिए आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू numpy array। और numpy array में हम डायरेक्टली क्यों ना इसी को यहां से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसको np डॉट एरे और इस पे लगा अप्लाई करते हैं डॉट रीशेप, और रीशेप के अंदर हम इसको रीशेप में आप इसको प्रोवाइड करोगे आपका 1 कॉमा माइनस और -1 कॉमा 1। लेट्स सी, अब आप देखो y का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट एरे बन चुकी है जिसके अंदर हमारे पास हर रो एक डिफरेंट एरे है। दिस फॉर्मेट इज सपोर्टेड व्हाइल वर्किंग एज अ वन हॉट एनकोडर। नाउ हियर यू कैन सी, इसने हमें एक कंप्लीट वन हॉट इनकोडिंग के फॉर्म में बना के दे दिया। और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये वन हॉट इनकोडिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। रिमेंबर मैंने क्या किया था कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज थी तो बेसिकली 4 कैटेगरीज थी। तो अब फॉर एग्जांपल दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच वाज बेसिकली ग्रीन, तो ये ग्रीन ऑन है, बाकी सब ऑफ है।
दिस वॉज द रेड कैटेगरी, तो बाकी सब ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ रेड ऑन। तो वन हॉट इनकोडिंग इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इस पे कोई सवाल है कि वन हॉट इनकोडिंग कैसे? अब हमने इसको स्टोर कर लेना है, क्योंकि मैंने इसको स्टोर नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y encoded equals to one hot encoder. Now next step is to create your own model, और मॉडल क्रिएट करने से पहले बेसिकली आपको टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करना पड़ेगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट टेस्ट ट्रेन स्प्लिट आपको कहां से मिलेगा? फ्रॉम sklearn dot model selection import test train split here, एंड टेस्टर स्प्लिट को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेना। उसके लिए हमने यूज करना है x train, y train, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे हमारा x, y इनकोडेड। अच्छा, एक और चीज है, x मैंने डायरेक्टली दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। आप चाहो तो पहले स्टैंडर्ड स्केलर में उसको एक स्टैंडर्ड स्केलिंग के ऊपर लेकर आओ, पहले उसको स्टैंडर्ड स्केलर में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप इसको प्रोवाइड करें, तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। या फिर आपकी मर्जी है, पहले स्प्लिट करने के बाद आप एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन को आप बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू स्केल कर लें, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको ट्रेनिंग पे दोगे तो कोशिश हमारी ये होती है कि सारे एक ही यूनिट के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ अलग अलग यूनिट्स के ऊपर आपको नजर आएगा। जी, स्पार्स आउटपुट इक्वल्स टू फॉल्स, और साथ में हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं हमारा टेस्ट साइज व्हिच इज इक्वल्स टू 0.3, और रैंडम स्टेट हम यहाँ पे दे देते हैं हमारा। टेस्ट एंड स्प्लिट भी हमारे पास हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को स्टैंडर्ड स्केलर के ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर, और बस आ गया। अब एक सवाल आप पूछ सकते हो, सर आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज किया, क्यों? इस वक्त नहीं, एक दफा आपने फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया, देखो दोनों एक्स ही है ना, दोनों का सेम ही होगा स्टैंडर्ड स्केलिंग। फिट का मतलब होता है उसको पहले ट्रेन करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रेन करके कन्वर्ट करके मुझे दे दो, तो एक दफा उसने उसी डेटा के ऊपर ट्रेन हो गया, तो दोबारा ट्रेन करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑन द सेकंड केस। इसमें अभी तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कन्वर्ट कर लिया, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ मॉडल हेयर, और मॉडल यूज करने के लिए हम यूज करेंगे हमारा केरास डॉट, पहले मॉडल तो लिखना जी, भी तो लिख रहा हूं, हाथ में बोलो ना स्क्रॉल का, इक्वल्स टू, यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा केरास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल। और सीक्वेंशियल मॉडल हम क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि हमें हमारी लेयर सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट फेस में चाहिए, जैसे कि हमें फर्स्ट इनपुट लेयर चाहिए, फिर आपके पास सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर, फोर्थ हिडन लेयर, जितने भी हिडन लेयर्स आपने बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करनी है, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अगर आपको क्रिएट करनी है। सीक्वेंशियल मॉडल को आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर सारी लेयर्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोवाइड करो लेयर्स डॉट टेंस, डायरेक्टली भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं देता ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कौन कौन सी लेयर्स कब ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। एक और लेयर भी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्रॉप आउट लेयर, वो कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे आज, पर मैं इस तरीके से नहीं यूज करूंगा। आई विल यूज क्रिएट अ सीक्वेंशियल मॉडल हेयर, एंड वी आर गोइंग टू ऐड मॉडल डॉट ऐड, और ऐड के अंदर आप बताओगे अपना लेयर, वॉट एवर द लेयर यू वांट टू
ऐड, ठीक है। और हमने इंपोर्ट नहीं की क्या लेयर, इंपोर्ट नहीं की क्या? नहीं अभी की होगी ना, हाँ ये की तो है। लेयर स्टार्ट, डेंस लेयर मुझे चाहिए। अब डेंस लेयर के अंदर आपके ऊपर है, दिस इज योर फर्स्ट इनपुट, यानी फर्स्ट इनपुट लेयर आपकी है। तो इनपुट लेयर के अंदर आप बेसिकली बताओगे कि आपने कौन सी इनपुट लेयर बनाया, मतलब कितने आपके पास इसके अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द इनपुट शेप। अब इनपुट शेप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब आप बेसिकली यूज कर रहे हो, यू कैन से दैट आप अगर फॉर एग्जांपल इस क्या कहते हैं इमेजेस पे काम कर रहे हो तो एट दैट टाइम इनपुट शेप काम आता है। अभी इनपुट शेप की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, इट्स अप टू यू। बट क्योंकि वहां पर आपको वही यूज करना पड़ेगा कि 5 आपके पास क्या कहते हैं एक्स फीचर्स है, तो आपने 5 एक्स फीचर्स रखने हैं, तो इनपुट शेप भी आपका 5,0 ही रहेगा। कॉलम आपके पास है ही नहीं, कॉलम्स हैं, रोज आपके पास है ही नहीं, ठीक है। जब आप इमेजेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे कॉलम्स भी होंगे, रोज भी होंगे, तो वहाँ पर हम इनपुट शेप प्रोवाइड करते हैं लाजमी। कैसे होगा, जब आप सीएनएन पे आओगे तो उस वक्त आप देखोगे कि मैं इनपुट शेप भी प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं प्रोवाइड करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो इट्स अप टू यू। बट दिस इज माय इनपुट लेयर। तो इनपुट में हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने फीचर्स हैं, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि एक्स फीचर जाएंगे वाई नहीं जाएगा, ठीक है, एक्स फीचर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 यूनिट्स बनाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बनाना चाह रहा, मैं 5 ही बनाना चाहता हूँ। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रोवाइड योर एक्टिवेशन फंक्शन, और एक्टिवेशन फंक्शन में नाउ वी आर गोइंग टू यूज रेलू एज कंपेयर टू सिग्मा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पे 1 से ज्यादा की कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेलू यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। एक्टिवेशन फंक्शन सिंपल, वो आपके ऊपर है, ली की रेलू यूज करना, डी की रेलू यूज करो, पर हम यूज करें फिलहाल सिंपल रेलू। कोई फर्क नहीं आएगा इससे, ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अभी तक इस चीज का कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। रेलू बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वैसे। साथ में अगर आप यहाँ पर इनपुट शेप देना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पर इनपुट शेप यहाँ पर अगर आप दोगे तो इनपुट शेप में आपने बताना है, क्योंकि आपके पास 5 कॉलम्स है और बाकी आपके पास 0 है, तो फिर मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स दे दिए, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको वैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ, हटा ही देता हूँ, ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया मेरे पास एक लेयर। अब दूसरी लेयर मैंने क्रिएट करनी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मुझे क्रिएट करना है अराउंड अराउंड, मैं चाह रहा हूँ इधर भाई कुछ तकरीबन 124 क्या होने चाहिए मेरे पास, यूनिट्स होने चाहिए। इसी की तरह एक और मैं यहाँ पर लेयर्स ऐड कर रहा हूँ, और इसमें मुझे बेसिकली यूज करनी है अराउंड 64, और यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन मुझे यूज करना है अगेन वैल्यू। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, कॉपी करता हूँ, एक और यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं यूज करना चाहता हूँ अराउंड 32, एक और मैंने ऐड करना है, और इसमें मैं बेसिकली इसको कर रहा हूँ 16। नाउ वी हैव हाउ मेनी हिडन लेयर्स आर देयर, दिस इज द इनपुट लेयर, फर्स्ट इनपुट लेयर ऑफ हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, हिडन लेयर 4। अच्छा एक चीज याद रखें, जितनी ज्यादा लेयर्स बढ़ाते जाओगे योर मॉडल बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट विल टेक टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन डेटा क्वांटिटी ऑल्सो। अगर डेटा की क्वांटिटी कम है तो फिर अगेन ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको टाइमिंग का मसला नहीं आएगा, इतना ज्यादा टाइम इशू नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है फॉर जस्ट ट्रेनिंग पर्पस। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो अब डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। अगर आप इमेजेस पे काम कर रहे हो यू नीड मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, उस वक्त फिर हम और ज्यादा लेयर्स ऐड करते हैं,
बट इट डिपेंड्स। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी लेयर्स आप इसके अंदर ऐड करते हो, आप लेयर्स ऐड करके देखो, आप ड्रॉप आउट लेयर ऐड करके देखो, वॉट एवर gets you the best results, that is your best model. ठीक है, in the end I am going to create add a layer which is basically my output layer ना? और आउटपुट लेयर के लिए हम यूज करेंगे ऐड, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं भाई लेयर्स डॉट अगेन डेंस, और इसके अंदर हमने यूज करना है ओनली आउटपुट कितना चाहिए आपको 1, तो हम उसको 1 करें। और एक्टिवेशन फंक्शन, नाउ comes the activation function. What activation function do we should use? नहीं, remember softmax function. softmax बहुत अच्छा परफॉर्म करता था as compared to ReLU when there is the output in the one hot encoding. हमने one hot encoding में उसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, हमारे पास आउटपुट one hot encoding में ही आएगा। जब आपके पास आउटपुट वन हॉट इनकोडिंग में आएगा तो वहां पर सॉफ्टमैक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम यहां पर सॉफ्टमैक्स यूज करेंगे। दिस इज योर मॉडल, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। लेट्स सी द समरी ऑफ द मॉडल। उसके लिए आप यूज करोगे मॉडल डॉट समरी, एंड हियर यू कैन सी दैट यहां पर हमारे पास व्हाट इट सेज। क्यों भैया? हाँ, क्योंकि इनपुट शेप नहीं दिया हुआ। पैरामीटर्स इन बता रहा। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या व्हाट हैपेंस हियर। और उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में आपने यहाँ पे बताना है भाई, अगर आप बात कर रहे हो ऑप्टिमाइजर की, तो हम यहाँ पर आज यूज कर रहे हैं एडम, व्हिच इज बेसिकली दी adaptive movement estimator optimizer, which is basically used on adaptive movement estimation, जो यहाँ पर लर्निंग रेट को भी अडॉप्ट कर रहा होता है और उसको अपडेट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लर्निंग रेट। वी हैव द लॉस हेयर। लॉस में हमारे पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डेटा सेट है वो कैटेगोरिकल डेटा है, मल्टीपल कैटेगरीज आर देयर, तो कैटेगोरिकल। लास्ट टाइम हमने यूज किया था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्यों? उस वक्त हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, आज हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। तो फॉर दैट यू विल यूज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एज अ लॉस, एंड मैट्रिक्स के अंदर हमने बेसिकली यूज किया हुआ है हमारा एक्यूरेसी है फॉर मॉडल डॉट फिट नाउ। ठीक है, और फिट के अंदर बेसिकली आप यहां पर अपनी ये बताओगे कि सबसे पहले आपने एक्स ट्रेन प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपने प्रोवाइड करना है आपका वाई ट्रेन प्रोवाइड करना है आपने, और उसके बाद आपने बेसिकली प्रोवाइड करना है इपॉक्स वैलिडेशन डेटा वर्बस। अगर आप इसके अंदर बेसिकली बैच साइज यूज करना चाहो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैच साइज इक्वल्स टू, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट इट सेज। Output must have the same shape, and the output has basically नहीं 4 कैटेगरीज आएंगी। कैटेगरीज कितनी है आपके पास? आपने मुझे आउटपुट 1 बताया, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 कैटेगरीज है ना। व्हाट अगेन इट सेज, the uninstalled or the variable is another device node sequence. Okay, no problem. इनपुट लेयर का मसला नहीं है, इनपुट लेयर तो ठीक है। मैं दोबारा एक काम करता हूँ,
सीक्वेंशियल ऐड समरी, हाँ अब आएगा, ये चल जाएगा, ठीक है। ये इशू असल में मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐड लेयर लगा दिया था, तो उसने 10 बार ऐड कर दिया, तो सीक्वेंशियल में दोबारा चलाना था। अब इसमें से ना किसी ने मुझे एक सवाल नहीं पूछा, सर ये 91 क्या है? कल एक सवाल बाद में आया था मेरे पास, ठीक है, बात आप लोग चले गए थे तब तक। ये 91 क्या है, किसी को पता है? नहीं, सबके वो तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपने बैच साइज और इपॉक्स चेंज रखे होंगे। डेटा सेट देखो, अब पहले काउंट करते हैं ना, अभी अभी मैं आपको कैलकुलेटर है आप सबके पास, कैलकुलेटर ओपन करो, पता चल जाएगा। यहां पर हमारे पास जो डीएफ है, एक दफा मैं डीएफ का आपको शेप दिखा दूं, डॉट, और दिस इज नॉट कॉलेबल, 1300, ठीक है। नाउ 1300 डिवाइडेड बाय 10 करो, 130, ठीक है। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके पास? तो क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है, 130, वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले 13,000 है ना आपके पास वैल्यूज, 13,000 में से 1300 में से 30% माइनस करो, डिवाइड बाय 10 करो, 91 मिला। कहां से मिला? हुआ क्या, अगर कंप्लीट डेटा होता तो आपके पास 130 होते, पर हमने तो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किया हुआ था, तो हम ट्रेन कर रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग में हमारे पास कितना था? 910 के हमने 10 बैचेस बनाई हैं, इसका मतलब 91 टाइम्स ही चलेगा ना, 10 की बैच चलाई है ना, तो मतलब 91 10 की बैचेस बनी है, तो एक इपॉक में 91 टाइम्स वो एक बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच, 91 टाइम्स से चलता जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास यहां पर एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग अप, एंड हियर यू कैन सी दैट आपके पास ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और आपके पास यहां पर एट द एंड ऑफ 100 इट इज 0.87। अगर मैं एक बात कह रहा हूं, इफ आई से कि अगर मेरे इपॉक्स 200 टाइम्स होते तो हो सकता था एक्यूरेसी और बढ़ जाती, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। लेट सी कि यहां पर हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ती भी है या नहीं बढ़ती, वही समझा रहा हूं, वही ऐड करेंगे ना इसके अंदर। अब मैंने इसको 200 कर दिया फॉर एग्जांपल, 200 मैंने कर दिया। अब यहां पर ये चल रहा है, देखते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड, इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप, यहाँ पर और एक्यूरेसी आगे जा रही है, और एक्यूरेसी आगे जा रही है, 200 के बॉक्स के ऊपर एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, 90 का अराउंड 91, 90 तक, 91, 90 तक जा रही है। अभी तक की बॉक्स हमारे पास 81, 83, 84 बॉक्स आ रहे हैं, बट एक्यूरेसी इतनी ज्यादा इनहांस नहीं हो रही। नहीं, ट्रेन का मसला नहीं, पर बढ़ नहीं रही, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? मैंने आपसे कहा कि सर हो सकता है कि हमारे पास इंक्रीज हो जाती, पर हो सकता है ना, अगर होती तो ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि अराउंड कोई 94 तक आती है, लेकिन वापस फिर पीछे जा रही है हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप देखो, हमें चाहिए ये वैलिडेशन एक्यूरेसी, इसमें इतना कोई फर्क नहीं आ रहा, ट्रेनिंग एक्यूरेसी का मेरा कोई काम नहीं है, ये मुझे चाहिए। ये आप देख रहे हो, पहले था 0.84, अब है 0.87 आफ्टर 200 इपॉक्स, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपके पास 93 तक गई है, लेकिन मेरी वैलिडेशन में कोई फर्क नहीं आया।
लॉस भी आपका कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये देखो लॉस आपका, देखो यहां पे भी 1500 है, लॉस आपका इतना रिड्यूस नहीं हो रहा है, बहुत मिनिमल चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा मिनिमल चेंज। इसका मतलब हमें इतने ज्यादा इपॉक्स चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल आता है, एक सवाल ये है कि सर चले ठीक है यहां तो काम नहीं कर रहा, बट इट इज पॉसिबल कि जितने इपॉक्स बढ़ते जाए हमारे पास एक्यूरेसी और बेहतर आती जाए, तो इसका क्या हल है? देयर कम्स अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग क्या काम करती है? अर्ली स्टॉपिंग बेसिकली एड्स अ कंडीशन ऑन अ लॉस, वैलिडेशन लॉस या फिर ट्रेनिंग लॉस, वॉट एवर द कंडीशन यू प्रोवाइड। वैलिडेशन लॉस को हमने चेक करना है कि जहां पर हमारे पास वैलिडेशन लॉस डिक्रीज होना बंद हो जाए, वहां पर हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग एक्टिवेट हो और उधर जाके हमारे इपॉक्स बंद हो जाए, भले फिर वो 200 में से सिर्फ 100 इपॉक्स ही क्यों ना रन हुए, कि हमें अपना टाइम भी तो बचाना है, एक टाइम बचाना है, क्योंकि यहां चलो ठीक है डेटा बहुत कम है तो टाइम नहीं लग रहा, डेटा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे इट टेक्स मोर टाइम, तो मुझे टाइम भी बचाना है। दूसरा मुझे अपना रिसोर्सेज भी तो बचाना है। अब जो मेरे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्स है वो तो चल रहा है ना, तो अब वहां पे हमें यूज करना होता है अर्ली स्टॉपिंग, एंड अर्ली स्टॉपिंग इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और कहां से मिलेगी? सिंपली आपने यहां पर जाना है एंड जस्ट राइट टेंसरफ्लो, अर्ली स्टॉपिंग, go on the documentation, from here you can find the early stopping। simply देखो कहां से ये ले रहा है, tf.keras.callbacks.early stopping। इसका मतलब अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे इंपोर्ट करोगे? from tensorflow डॉट केरास इंपोर्ट कॉलबैक, या फिर आप यूज कर सकते हो फ्रॉम केरास डॉट कॉलबैक्स इंपोर्ट अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, ऐसे भी यूज करो, या तो फिर डायरेक्टली आप केरास डॉट कॉलबैक्स डॉट अर्ली स्टॉपिंग इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, और इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हमारे कोलैब के ऊपर। एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट द अर्ली स्टॉपिंग। तो मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा इसको अर्ली स्टॉपिंग को, ताकि हम कॉल बैक्स इसके अंदर ऐड कर सके ना, तो वो मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। और now this is my early stopping which is equals to, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें कि व्हाट आर दीज पैरामीटर्स। नंबर वन पैरामीटर यू सी इज द मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटर मींस? मॉनिटर मींस टू मॉनिटेट, कि आपने किस चीज को मॉनिटर करना है। हमें बताया यहाँ पे भाई हमें यूज करना है वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करना। तो अगर आप वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करना चाहते हो, so for that you need to provide validation loss here। अगर आपको सिर्फ लॉस को यानी आपके ट्रेनिंग लॉस को मॉनिटर करना है तो यू शुड प्रोवाइड लॉस हेयर। अगर आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी को मॉनिटर करना चाहते हो आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको वैलिडेशन एक्यूरेसी को मॉनिटर करना है तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें लॉस को मॉनिटर करना है तो हम यहाँ पर वैलिडेशन लॉस ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं देखनी, एक्यूरेसी कितनी भी हो, लॉस अगर सबसे कम आ रहा है तो इसका मतलब वहां बस हमें वो चाहिए एक्यूरेसी, भले फिर आपके पास 80 या 90 क्यों ना हो। एक्यूरेसी अगर आपके पास 95 भी आ रही, लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या फायदा उसका? दैट इज हेलुसिनेटेड एक्यूरेसी, जो हमारे काम की नहीं है। हमें वो एक्यूरेसी चाहिए जहां में आपके पास लॉस कम हो, एरर रेट कम हो, तो हम मॉनिटर भी करेंगे वैलिडेशन लॉस को। उसके अलावा आपके पास यहां पर है मिनिमम डेल्टा, यू हैव पेशेंस, you have verbose, you have mode, baseline, restore base rates, start from epochs, whatever you from how many epochs आप चाहते हो कि फिर ये स्टार्ट हो मॉनिटर करना। ठीक है, सबसे पहले हमें चेंज करना है पेशेंस को, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम चेंज करेंगे यहाँ पर किसको? पेशेंस को। अब पेशेंस क्या चीज है? पेशेंस का मतलब होता है कि वेट। I know there is no change in validation loss, but कभी कभार होता है कि दो इपॉक्स में हो सकता है चेंज ना आए,
3 पे भी चेंज कहाँ है, लेकिन चौथे में आ जाएगा, 5वें में आ गया फिर, तो उधर लगाते हैं हम पेशेंस। हमने कहा भाई एक काम करो, 10 इपॉक्स का आपने पेशेंस रखना है जब तक 10 इपॉक्स आएंगे, और अगर आपके पास यहाँ पर आपकी वैलिडेशन लॉस चेंज नहीं हो रहा है या फिर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बहुत मिनिमल डिफरेंस आ रहा है, तो आपने इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, दूसरी चीज है आपके पास वर्बस। अब वर्बस बेसिकली क्या कहता है, अगेन यू ऑलरेडी नो, दिस इज बेसिकली नॉन एज इंफॉर्मेशन, जो आपको ये बताएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन हुई, एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस जहां पे भी कम हो रहा है वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्बस यहाँ पे भी हमने यूज किया था वर्ड फिट के टाइम पे। वर्बस 1 क्यों किया था, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये वर्बस 1 पर आएगी, अगर मैं 0 करूंगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको 0 पे कैसे काम करता है, और पहले तो हम इसको 1 ही कर देते हैं दोबारा से। मिनिमम डेल्टा का मतलब होता है कि मिनिमम चेंज कितना होना चाहिए। अभी मैंने कहा 0 का चेंज, हम इसको बताते हैं 0.001। अगर इतना चेंज आ रहा है तो ये भी काउंट करो कि कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि नहीं एक काम करो इतना सा चेंज आ जाए, तो 2 डिजिट के बाद का अगर चेंज आ रहा होगा तो वहीं पे भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि मिनिमम चेंज को हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बाकी सब चीजों को आपने ऑटो ही रखना है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अगर आप यहाँ पर रिस्टोर बेस्ट, ये है बेस्ट वेट्स है, इसको आप ट्रू कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो हमारे पास बेस्ट वेट्स थे, मतलब आपने तो स्टॉप कर दिया 10 पेशेंट्स के बाद, लेकिन बेस्ट वेट्स तो पहले थे ना 10 पेशेंट से पहले, मुझे वो चाहिए ना वापस, क्योंकि उसी में सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो ये बेसिकली बेस्ट वेट्स को रिस्टोर करके आपके मॉडल को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसको आपने ट्रू कर लेना है। बाकी स्टार्ट फ्रॉम इपॉक्स, इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हो शुरू के 10 इपॉक्स तक चेक ना करें, शुरू के 100 इपॉक्स तक चेक ना करे, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन हम इसको नहीं देते तो इसको हम हटा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, इसको छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम अलग है। स्टार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि शुरू, जैसे कि आपने कहा भाई शुरू के 10 छोड़ दो उसके बाद चेक करो। पेशेंस का मतलब होता है कि चेक करते करते अगर चेंज नजर नहीं आ रहा तो 10 तक चेक करते रहोगे, जब तक 10 इपॉक्स तक चेंज नजर नहीं आता तब जाके स्टॉप करना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। नाउ वी नीड टू अटैच विथ अवर मॉडल, और अगर आप इसको मॉडल के साथ अटैच करना चाहते हो तो एट दैट टाइम यू नीड टू गो फॉर द फिट हेयर, और फिट के अंदर बेसिक आ गया फिट, और यहां पर आपके पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं कॉल बैक पैरामीटर। क्या आपको नजर आ रहा है? यू कैन सी दैट द कॉल बैक्स हेयर। ठीक है, और कॉल बैक्स यहाँ से हमें क्या मांग रहा है, इट इज नन हेयर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कॉल बैक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और इसने यहाँ पर एक्सप्लेन, तो नहीं कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके दिखाते। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर और इधर हम ऐड करेंगे हमारा कॉल बैक। तो मैं एक दफ़ा इसको इस तरीके से लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Even though on your documentation you can also find this ना, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा एट द टाइम जब आप इसको क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे हमारे कॉल बैक्स के ऊपर, और लेट्स ट्रेन इट अगेन, एंड नाउ लेट्स सी ये कब हमें इसको स्टॉप करता है। कहाँ पे स्टॉप किया इसने? इसने 12 इपॉक्स पे आके स्टॉप कर दिया ना, हियर यू कैन सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास लॉस में इतना चेंज आ ही नहीं रहा था। ये देखो वैलिडेशन लॉस दिया है ना आपने, वैलिडेशन लॉस में देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा,
यहां से देखो आप 63, 62, 61, 59 तक गया, वापस ऊपर आ गया, फिर वापस नहीं ऊपर आ, फिर 7 तक चला गया। तो उसका मतलब चेंज नहीं है, डिक्रीज नहीं हो रहा ना, ये इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहीं पे अटका हुआ है। तो दिस इज योर बेस्ट बॉक्स जहां पे इसने स्टॉप कर दिया। लेकिन अभी इसने क्या किया, हमें रिस्टोर, क्योंकि हमने ओपन किया हुआ, तो अब ये देखो आपको क्या कह रहा है, restoring model weights from the end of the best epoch, which is बेस्ट epoch आपको कहां मिला, गॉट इट, जहां पे आपके पास मिनिमल वैलिडेशन लॉस था। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। डेटा कम है ना, डेटा कम है हमारे पास, 1300 इज नॉट दैट मच डेटा, 13,000 होता तो फिर हम बात करते। इमेजेस पे आओगे तो फिर वहां पे काम चेंज हो जाएगा। और डेटा थोड़ा सा यू कैन सी दैट अच्छी तरीके से हुआ है, क्या कहते हैं, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इजीली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। देखो ऐसे नहीं होता ना, वो तो सही है आपके पास 9.3 और 9.5 में तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है? 5.693 5.695 में कौन सा फर्क है? आपने पेशेंस कितना रखा था? 10 रखा था ना हमने पेशेंस। जब पेशेंस 10 रखा है हमने, तो 2 के बाद 10 पे जाओ, कितना बचा? 12। 12 पे स्टॉप कर दिया उसने। अब ये तो था मैंने 0.001 का मिनिमम डेल्टा रखा है, आप और कम करोगे तो ये और आगे चला जाएगा, क्योंकि इतना तो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन यू मे स्टिल आस्क। अब एक सवाल है कि हमें फॉर एग्जांपल वैलिडेशन लॉस को डिक्रीज होते हुए विजुलाइज भी करवाना होता है। कभी कभार जब आप रिसर्च पेपर्स में काम कर रहे होते हो तो उस वक्त बेसिकली हम इसको विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम इसको विजुलाइज करवा सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक्यूरेसी डिक्रीज भी, आपको यहाँ पे लॉस डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे हमें बेसिकली विजुलाइज करवाना पड़ता है। कभी कभी विजुलाइज करवाने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है जहां पे आप ट्रेन करते हो, इसमें आप देखो यहाँ पर ये वैलिडेशन लॉस भी दे रहा है, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी दे रहा है, और आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी प्रोवाइड कर रहा है, वैलिडेशन लॉस भी दे रहा है, ट्रेनिंग लॉस भी दे रहा है, सारी चीजें ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत जरूरी होता है विजुलाइज करना। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें तो पता है कि डिक्रीज हो रही है, आपने खाली स्टॉपिंग लगाया, उसके हिसाब से उसने स्टॉप कर दिया है, लेकिन एक विजुलाइज फॉर्म में और अच्छी तरीके से समझ आता है कि बेसिकली आपके पास एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर रही है और कितना स्मूथली इंक्रीज कर रही है। अगर एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल स्मूथली इंक्रीज नहीं कर रही, इसका मतलब आपका मॉडल गलत फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। वो किसी एक इपॉक पे अच्छा खासी एक्यूरेसी दे रहा है, किसी में बिल्कुल कम दे रहा है, तो उसका मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज को विजुलाइज करने के लिए हम सिंपली इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे कि ये जो आपका सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आप इसको स्टोर कर सकते हो। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे किया जाता है कि ये जो आपके पास ट्रेनिंग टाइम पे मॉडल आपको रिटर्न वैल्यू देता है, और यहां पर हम इसको फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हिस्ट्री के अंदर स्टोर हो गया, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से स्टोर नहीं है। तो इसको हमने एक्सप्लोर कर दिया, और ये मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा 12 पे नहीं रोकेगा, मेरे ख्याल से 12 पे रोक दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अब हिस्ट्री स्टोर हो चुकी है। यू कैन कॉल दिस हिस्ट्री, और इसके ऊपर आप एक डिफरेंट यू कैन से विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहो लाइन पावर चार्ट परफॉर्म करो, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास किस तरीके का डेटा है, तो उस हिसाब से आपने इसको विजुलाइज करना होता है। क्योंकि हमें एक्यूरेसी इंक्रीज होते हुए देखनी है, तो बेसिकली वी नीड लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के लिए आप सिंपली क्या प्रोवाइड करते हो, यू जस्ट नीड टू प्लॉट इट बाय हिस्ट्री डॉट एक्यूरेसी, एंड फॉर एग्जांपल आई नीड टू प्लॉट इन दिस वे। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसको इंपोर्ट कर लेंगे। पहले तो उसके लिए क्या यूज होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस plt, और यहाँ पर हम इसको देखते हैं।
नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या किया, क्योंकि ये चला ही 12 दफ़ा है तो ये आपके पास इस तरीके से रिस्पांस दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी में इतना फर्क नहीं है, फिर भी ये बहुत अजीब सी दे रहा है। लेकिन ये देखो मैंने क्या कहा था 2 पे, ये जो एक्यूरेसी आपके पास कहाँ इंक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग रखा हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, इस अर्ली स्टॉपिंग को फिलहाल बंद कर देता हूँ और इसको जरा शो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी विजुअलाइजेशन आ जाए। किस पे? इपॉक पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इट हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीपीयू सपोर्ट के साथ, जीपीयू इन्फ्रेंसेस के साथ यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल टेक लेस टाइम टू बी ट्रेन्ड एज कंपेयर टू विद सीपीयू। सीपीयू के पास कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती इतनी, और दूसरा हमारे पास जीपीयू पैरेलल कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, सीपीयू सपोर्ट नहीं करता। अब ये देख सकते हो आपके पास एक्यूरेसी यहाँ पर बिल्कुल ही खराब आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने अर्ली स्टॉपिंग लगाने का मकसद ही क्या था, क्योंकि आपके पास एक्यूरेसी में इतना फर्क ही नहीं आ रहा है। ये देखो कैसे जा रहा है। ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी। लेट्स प्लॉट अनदर एक्यूरेसी व्हिच इज बेसिकली वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड कंपेयर के वैलिडेशन एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है। देखो ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास मॉडल इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही, क्योंकि देखो एक ही जगह पर ही है एक्यूरेसी, देखी जाए ना इतना फर्क नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 पे ही स्टॉप कर दूं फॉर एग्जांपल, तो एक्यूरेसी में कोई फर्क। लेकिन अगर मैं इसको लॉस को यहाँ पे प्लॉट करके देखता हूँ तो उसके लिए आप यूज करोगे अगेन पीएलडी डॉट प्लॉट, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा, नाउ हियर यू कैन सी दैट रिड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर वापस आया, फिर देखो ऊपर चला गया। एक्यूरेसी भी और लॉस में भी इतना फर्क नहीं आ रहा, और बड़ा अनस्मूथ रिडक्शन ऑफ लॉस आ रहा है यहाँ पे। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा अगेन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और प्लॉट कर देता हूँ व्हिच इज फॉर द वैलिडेशन प्लॉट। तो देखो कोई फर्क नहीं आ रहा इतना, ठीक है। समझ आया कि किस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप विजुलाइजेशन परफॉर्म किया करें, और विजुलाइजेशन परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन इस तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज मॉडल क्रिएट किया था। लेट मी शो यू द मॉडल हियर, दिस इज द मॉडल, ठीक है। और इसी मॉडल को अगर आपने यूज करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप आउट लेयर। अब ड्रॉप आउट लेयर कैसे काम करती है एंड व्हाट इज ड्रॉप आउट लेयर? आप लोग क्रॉस वैलिडेशन याद है किस तरीके से काम करती है? मैंने बताया था अगर फॉर एग्जांपल आप क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करते हो, आपके डेटा सेट, आपने ट्रेनिंग सेट दिया हुआ, उसके ऊपर आपने क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई किया, तो उस ट्रेनिंग पे भी वो फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस वैलिडेशन 5 दे दिया तो उसके वो 5 हिस्से कर देगा। फिर एक को वैलिडेशन के लिए यूज करेगा, 4 को ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा। नेक्स्ट टाइम उस एक को छोड़ के दूसरे हिस्से को बेसिकली वैलिडेशन के लिए यूज करेगा, बाकी सबको ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा। तो ड्रॉप आउट लेयर में ऐसी काम करती है। ड्रॉप आउट लेयर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आई नीड हाउ मेनी लेयर्स, मतलब यूनिट्स आई हैव इन माय फर्स्ट लेयर, यानी आपके फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर कितनी लेयर्स हैं यहाँ पे? 124। इफ आई से इस 124 में से 2% यूनिट्स को फिलहाल बंद कर दो, ट्रेन ही ना करो, तो 2% कितना होगा इसका 124 का? 1.24 प्लस 1.24 इज अराउंड 3, ऐसा ही है ना? तो 2% मतलब अराउंड 3 आपके यूनिट्स बंद हो जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं भाई 3%, अगर मैं कह रहा हूं 30%, तो 128 का 30% कितना होगा?
37.2 यानी 37 यूनिट्स विल बी ड्रॉप आउट, मतलब उन न्यूरॉन्स को हमने निकाल देना होता है। अब जितने बचे उस पर ट्रेन होगा। नेक्स्ट इपॉक में दोबारा से रैंडमली 30% दोबारा से लिए जाएंगे। तो अब जो पहले ड्रॉप आउट किए थे हमने वो तो सेम आ जाएंगे, अब जो नए ड्रॉप आउट होंगे वो कुछ और निकल जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, वहां से आपकी जो बायसनेस है वो खत्म हो जाती है, मॉडल की बायसनेस खत्म हो जाती है। तो हम नॉर्मली ड्रॉप आउट लेयर भी ऐड करते हैं यहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर ऐड करते हैं तो फॉर एग्जांपल, और मैं इसको यहाँ पर हम ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर रहे हैं, और ड्रॉप आउट लेयर के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली जैसे कहा कि भाई एक काम करो, माय मॉडल डॉट ऐड, और यहाँ पे हम कहेंगे लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट, और मुझे चाहिए 30%। इधर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए मॉडल डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2%। दैट्स इट, ठीक है। नहीं, सब टू यू, 128 ले लो, वो तो कोई मसला नहीं है। देखो, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने भी यूनिट ऐड कर सकते हो, 50 यूनिट ऐड करो। ये तब आएगी जब आप लोग कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के काम करोगे, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इमेज होती है, वहां पर जितने यूनिट्स होंगे उतना ही आपके पास आउटपुट आएगा, और आपकी इमेज उतनी ही शेप में बनेगी। तो उधर हम साइंस अप्लाई करते हैं। यहां पर आपको बेसिकली ट्राई एंड चेक की कहानी है कि आप इसको यूज करके चेक करें। अच्छा, दोबारा मैंने ऐड कर दिया, सॉरी। तो ये आपके पास ड्रॉप आउट लेयर्स आ गई, एंड कंपाइल इट, एक्सिक्यूट इट। देखो लॉस कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इट इज रिड्यूसिंग, इट इज रिड्यूसिंग, इट इज मोर रिड्यूसिंग, और ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही है, अब अच्छी तरीके से हो रही है, अब आपके पास विजुअलाइजेशन अच्छी बनेगी। लेट्स सी। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग क्योंकि मैंने हटा दी थी, तो अर्ली स्टॉपिंग यहाँ पे नहीं काम कर रही। नाउ हियर यू कैन सी दैट the blue color is basically for the accuracy यानी ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एंड दिस इज द वैलिडेशन एक्यूरेसी। आप देख सकते हो दोनों हमारे पास अच्छी तरीके से इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन दिस पॉइंट इज अ पॉइंट आफ्टर विच इट इज नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि ये फिर वहीं पर ही, मतलब एक यू कैन से दैट स्टेबलाइज हो गई। ठीक है, अगर हम इसका लॉस भी चेक करेंगे तो आपको लॉस भी इसी तरीके से नजर आएगा। हियर यू कैन सी दैट द लॉस इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, और भी ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, और आप देख सकते हो आपके पास वैलिडेशन लॉस इस जगह पे सबसे कम आ रहा है, अराउंड ये पोजीशन होगी इसकी, ऐसे ही। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर वैलिडेशन लॉस आपके पास सबसे कम आ रहा है, और यहीं पर आके ये स्टेबलाइज हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज योर validation loss, your training loss, your training accuracy, your validation accuracy। अगर हम यहाँ पर early stopping अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने इसमें से हटा दिया था, तो इसने आपको बता दिया। और ये क्या कह रहा है, हमारे पास बेस्ट इपॉक कौन सा है, 13। नाउ 13 इपॉक कहाँ पर होगा, अराउंड इस पोजीशन पर है। नाउ दिस इज द बेस्ट इपॉक जहाँ पर एक्यूरेसी ट्रेनिंग ज्यादा है, और आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा है, यू कैन सी दैट। उसके बाद एकदम कम हो गई, तो दिस इज द बेस्ट इपॉक, इधर ही आपने स्टॉप होना है, सही है।
और अगर हम इसका लॉस भी चेक करें तो आप देखोगे तो लॉस भी 13 के ऊपर सबसे कम होगा। ये देखो 13 के ऊपर सबसे कम लॉस है। ऐसे ही वैलिडेशन लॉस पे हमने रखा है ना मॉनिटर, ट्रेनिंग लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, वैलिडेशन लॉस की बात कर रहा हूं। मैंने नहीं किया, आप दो कंबाइन करोगे, पीएलटी यानी पाइप प्लॉट खुद ही करता है इसको। हाँ बाकी इसके अंदर आपने और चीजें ऐड करनी है जैसे कि लेजेंड वगैरह, तो लेबल ऐड करो, लेजेंड पे चलाओ। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो 0.46 तो आ रहा है लेकिन ये कम तो है ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट यहीं पर आ रहा है ना। ठीक है, तो आप पेशेंस देखो, हमने यहाँ पे डिपेंड करते हैं ना, आपने यहाँ पे कितनी रखी थी मिनिमम डेल्टा, आप एक और जीरो बढ़ा दो। अब मैंने मिनिमम डेल्टा का एक और जीरो मैंने इंक्लूड कर दिया उसके, मतलब 0.0001 है। अब ये एक बॉक्स और आगे जाएंगे। इसके बावजूद भी देखो ना तो 0.46 से नीचे नहीं आ रहा। वो कह रहा है 98 पे बेस्ट इपॉक है। ठीक है, एंड लेट्स सी, तो 98 आपका कहां पर होगा, अराउंड दिस इज द 98 एंड हियर यू कैन सी द बेस्ट लॉस। ठीक है, कम से कम यहाँ पर आ रहा है, सॉरी एक्यूरेसी है ये, बेस्ट एक्यूरेसी। और लॉस को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे कम लॉस आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल है तो आप स्टिल मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू मे स्टिल आस्क। समझ आ गया? अब आपके पास एक सिंपल सा टास्क मैं दे रहा हूँ, आपने मुझे वो टास्क परफॉर्म करके देना है। What you need to do is to create a complete artificial neural network on a real data set, और वो data set हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं which is Kaggle के ऊपर, और आपने यूज करना है on disease डेटा सेट, हार्ट डिजीज डेटा सेट के ऊपर, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेटा सेट है फ्रॉम से। इसके अंदर आप देख सकते हो आपके पास एज है, ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसी डेटा सेट को आप यूज़ करें, एम यासिर एच के नाम से, यासिर एच के नाम से है, इसको आप यूज़ करें। 4 साल पुराना डेटा सेट है और बहुत अच्छा डेटा सेट है। इस पे डाल दूँ, मैं एयर4 शेयर पे डाल दूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म कर लिया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किसी के पास व्हाट इज योर बेस्ट इपॉक राइट नाउ? 12th कितने इपॉक्स के ऊपर? 100 इपॉक्स। अर्ली स्टॉपिंग पे क्या रखा है मिनिमम डेल्टा? 0.001। 001 पे कितना आ रहा है? 12। एक्यूरेसी कितनी दे रहा है 12 पे? वैलिडेशन एक्यूरेसी बताना। 8132 कम है, मेरे को वहां पे 0.88 मिला है। 0.88 कौन था? वो लास्ट वन। आपके पास क्या आ रहा था बेस्ट इपॉक? हाँ 24 पे आ रहा था। आपका जो मिनिमम डेल्टा था वो क्या था? मिनिमम डेल्टा अर्ली स्टॉपिंग में मिनिमम डेल्टा क्या रखा है? अर्ली स्टॉपिंग के अंदर रखते हैं ना मिनिमम डेल्टा 0.00001। डिफॉल्ट 0 रखा है आपने मिनिमम डेल्टा। चलो ठीक है, 0.88 आ रहा है। 0.47 वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपकी?
बहुत कम है। चलिए काफ़ी उन्हें परफॉर्म किया है एंड यू ऑल नो दैट कि किस तरीके से काम करना है। दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन बिग डेटा यू नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जरूर मिलेंगे।